वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन, गुड मॉर्निंग। हम पैसिव का ही हमारा कंटिन्यू कर रहे थे, एक्टिव पैसिव को ही। एक्टिव पैसिव के हमारे टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस थे वो चल रहे थे। तो उसी सेक्शन में हमने काफ़ी सारे रूल्स पढ़ लिए हैं और लास्ट क्लास जो हमने ख़त्म की थी वो थी हमारी प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस की। अब आज हम थोड़ा सा और आज के दो लास्ट टॉपिक लेके हम इसको ख़त्म ही कर देंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से डबल ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव, काफ़ी लंबा चौड़ा एक्टिव पैसिव का काम है, तो उसके टॉपिक्स हम देखेंगे। तो आज जो हमारा नेक्स्ट है वो है हैज़, हैव, हैड। अब आपकी बुक में तो ये दो रूल्स अलग अलग दे रखे हैं, हैज़ हैव अलग दे रखा है, हैड अलग दे रखा है। मैंने प्रॉपर कंबाइन कर दिया क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही बनने वाला है। हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैज़, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुछ चीज़ें याद रखने जैसी हैं। जब इज़ेमार में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ की थी तो हमने बी के पीछे आईएनजी ऐड करके बीइंग बना दिया था, है ना। आईएनजी फॉर्म चेंज करके हमने वहाँ शिफ्ट कर दी थी। अब हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, बीन। तो हम यहाँ पर ये याद रखना है कि जब हैज़ हैव आते हैं तो बीन लगाना, और इज़ेमार आता है तो हमें बीइंग लगाना है। क्लियर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सुधा हैज हेल्प्ड मी। ठीक है। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे और हैव लगाएंगे। आई के साथ हम हैव लगाएंगे। आई हैव बीन। अब इसमें आपको थर्ड फॉर्म के लिए दिमाग लगाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी सेंटेंस में अवेलेबल है। तो आई हैव बीन हेल्प्ड बाय सुधा। अब इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हैड भी लिखा है, भाई ये तो हो गई प्रेजेंट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो ये जो सेंटेंस बना ये बना प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर ऐसा होता कि सुधा हैड हेल्प्ड मी, तो भी यही बनता। चेंज कहाँ होता, सिर्फ यहीं पर। आई हैड बीन हेल्प्ड बाय सुधा। देखिए बोर्ड पे आपको अगर कुछ भी रिटर्न में समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी चीज़ मैं लिख रही हूँ ना वो ओरली बोल भी रही हूँ, तो मेरे साथ साथ आप अगर अपना पेन चलाते हैं तो आप उन सेंटेंस को कर भी सकते हैं। इनको अगर यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है या कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। राम एंड हिज फादर। चलो यस, इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। राम एंड हिज फादर हैव हेल्प्ड हिम। अब मैं इतने टाइम से जो सेंटेंसेस चेंज करती आ रही हूँ उसमें स्पेशल जो चीज़ बता रही हूँ वो है ऑब्जेक्ट को लेकर। ऑब्जेक्ट यानी कि अब जैसे वहाँ हिम है
ठीक है, हमने यहाँ पर राम एंड हिज फादर हैव यूज किया है। अब हम जो अगला यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ रहा है, हिम का क्या बनेगा, ही। तो यहाँ पर हैव तो लगना ही नहीं है, हैव की जगह क्या लगेगा, हैज। ही हैज बीन हेल्प्ड बाय, तो ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक कंटिन्यूटी में आ रहा है, राम एंड हिज फादर। ठीक है, इसको हेड की तरह से भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे होता राम एंड हिज फादर हैड, इसको इसके ऑब्लिक में अगर यहाँ पर दिया होता हेड, तो हम यहाँ पर इसके यहाँ पर क्या लगाते हैं, हेड। तो ये सेंटेंस दो तरीकों से बन जाता। अगर वहां हेड होता तो हम यहाँ हेड लगाते, अगर वहां हैज हैव है तो यहाँ पर हम भी हैज हैव अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर। अब लास्ट जो हमारा हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडल से रिलेटेड, जो हमारा लास्ट चलने वाला है। यस, अब हमारा जो लास्ट 7th पॉइंट है वो है मॉडल से रिलेटेड। मॉडल से यानी कि यस, ये है हमारा मॉडल से रिलेटेड, जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड और शुड। ये हमारे ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स आ गए, है ना। यहां पर हमारे ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स आ गए। अगर ये मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सारे मॉडल एज इट इज आ जाएंगे और उसके आगे लगेगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ। जैसे सेंटेंस में विल दे रखा है, विल मॉडल दे रखा है, ठीक है, तो विल चेंज नहीं होगा, किसी भी चीज में चेंज नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा, लेकिन आगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसी तरह शैल दे रखा है, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल्स हैं, ये जो भी मॉडल्स अगर दे रखे हैं तो उसके आगे एज इट इज वही मॉडल रहेगा, कोई मॉडल में चेंज नहीं होगा, प्लस उसके आगे बी लग जाएगा और उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। इसके भी हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हरी विल ईट अ मैंगो। ओके, अब हमारा ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, अ मैंगो। क्या कहा था मैंने, जो भी मॉडल होगा वो एज इट इज आएगा, है ना, तो विल का विल ही रहेगा। अ मैंगो विल बी, अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इटन, बाय हरी। क्लियर। मॉडल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो मॉडल यहाँ था वही हमारा नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब बन के आ रहा है। हम कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं, जैसे You will play a game। काफी सिंपल सेंटेंसेस हैं, कोई ज्यादा मेहनत करने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहे हैं तो हमारे सेंटेंस बहुत आसानी से बन रहे हैं। A game will be played by you। क्लियर। और लास्ट हम एक और देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, इट कैन डू नो हार्म।
अब इस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्ट हार्म नहीं हुआ, नो हार्म, ये पूरा एक प्रॉपर एक वर्ड बन रहा है। तो हम यहाँ पे जब बनाएंगे नो हार्म कैन बी डन बाय इट। क्लियर? अब ये एक्टिव पैसिव में एक ही चीज देखने जैसी है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर आप दिन के 25 वर्ड्स चूज कर लेते हैं, उसके आपके जो भी रिफ्रेशमेंट्स होगी या जो भी रिफ्रेशर्स होगी उसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब्स दे रखे हैं, 25 लर्न कीजिए। इसकी ज़रूरत आपको आगे भी कई जगहों पे पढ़ने वाली है। तो अभी जब क्लासेस, अभी तो आप स्कूल आ भी नहीं रहे, आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल के फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको लर्न करनी है। तो टेंस के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स है वो खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसमें पैसिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो उसमें पैसिव कैसे बनता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। लास्ट जो क्लास थी हमारी नंबर सिस्टम चल रहा था, उसमें 1.3 से पहले जो जितने भी आपके एग्जाम्पल्स थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। कुछ जो थे वो नहीं हुए थे, वो आपका होमवर्क था। बट फिर भी अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। उनमें से एक है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 जो मैं आपको बता रही हूँ। 6 में जो है आपको कहा है फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7। इन दोनों के बीच का कोई भी इर्रेशनल नंबर आपको बताना है और सिंगल ही बताना है। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। तो इसके लिए या तो पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लो डिवाइड करके, इसको भी डेसिमल फॉर्म में लिख लो डिवाइड करके, और उसके बीच का इर्रेशनल नंबर चाहिए। इसका मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो फिनिश नहीं हो रहे हैं, 1 बाय 1 कोई ना कोई नंबर आता जा रहा है, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, उनको बार की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, तो उस टाइप का आप नंबर बना सकते हो। नहीं तो इसका एक अल्टरनेट मेथड रहता है, वो है 3/5 और 5/7। सबसे पहले तो चेक करो 3/5 और 5/7 इन दोनों के बीच का इर्रेशनल नंबर। तो कोई भी दो नंबर जब आपको दिए जाते तो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 3/5 इंटू 5/7, 3/5 इंटू 5/7। सबसे पहली चीज़ जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है बिटवीन 3/5 एंड 5/7, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या नंबर आता है, 15/35। और इसका रूट निकाल के चेक करो, रूट 15/35। ये जो चीज़ है, अगर मैं इसको x कहूँ, इसको मैं y कहूँ, तो ये जो फॉर्मेशन आया आपके पास x इंटू वाई है, और ये जो मैंने स्क्वायर रूट निकाला है वो किसका निकाला है, एक्स वाई का स्क्वायर रूट निकाला है। अब ये जो स्क्वायर रूट है 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई भी नंबर हम चेक करते हैं कि उसका तो उसका स्क्वायर हमको 15 नहीं मिलता है। लाइक 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, तो 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 35 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो एक जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि जितने भी नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स है, परफेक्ट स्क्वायर्स का मतलब लाइक 4, उसके बाद बात करें 9, 16, तो इन सब के जो स्क्वायर रूट होते हैं हमेशा ही रैशनल नंबर होते हैं। व्हेनेवर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जब हम उसका निकालेंगे तो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस कंडीशन में वो रैशनल नंबर भी नहीं होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो वैसे ही ये जो रूट 15/37 है ये आपका जो है इर्रेशनल नंबर है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो यहाँ से अगर हमको इर्रेशनल निकालना हो कि इन दोनों के बीच का इर्रेशनल निकालना है तो क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट निकालो, और फिर जो आंसर आया है हमारा, तो अब वो इर्रेशनल नंबर कैसे पता चलेगा, इसका ये जो नंबर है वो क्या है, इर्रेशनल है। इर्रेशनल है इसका मतलब उसके मिडल का कोई भी इर्रेशनल नंबर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई होगा। तो यानी कि ये वाला जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, उनमें से ही एक नंबर होगा रूट 15/35। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट 15/35
नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं, ये जो नंबर है आपका 3/5, सॉरी ओके, यहाँ तक करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो √15/35 है, यही आपका आंसर है। कोई भी दो नंबर है, मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट निकालो, चेक कर लो वो रैशनल है या इरेशनल। हमको क्वेश्चन में इरेशनल पूछा, देखा हमने तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इरेशनल नंबर है, तो ये जो आंसर होगा इसका जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका उन दोनों के बीच का नंबर होगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा यहाँ पर, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा, तो √3/7 इज़ योर इरेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/7। इन दोनों के बीच का एक इरेशनल नंबर क्या आया हमारे पास, √3/7। अगर ऐसा नहीं डेसिमल में आंसर चाहते हैं तो इसको डेसिमल एक्सपांड करेंगे, इसका भी डेसिमल एक्सपांशन करेंगे, उसके बीच का इरेशनल नंबर हम खुद ही फॉर्म कर देंगे। और ऐसा नहीं करना है तो क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। स्क्वायर रूट जो भी आएगा, अगर वो रैशनल आ रहा है तो ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इरेशनल पूछा है, और इरेशनल आ रहा है, क्वेश्चन में भी इरेशनल पूछा है, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। और ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट जो आपके एग्जाम्पल से, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर। डायरेक्टली हो जाएंगे, जैसे √18 आपको दे रखा है, आपको पता करना है ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो एक तो चीज़ ये है कि जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट जो रहेगा वो आपका इरेशनल ही रहेगा। तो फर्स्टली डायरेक्टली हमको देख के पता चल जाना चाहिए 18 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 18 क्या होना चाहिए, इररेशनल नंबर। ओके, इसी तरीके से और भी नंबर दे रखे, लेकिन अगर ऐसे नहीं तो आप यूँ भी चेक कर सकते हो, इसके फैक्टर्स कर देना। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 6 3 ज़ा 6 नहीं तो इसका और करा 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 3 3, तो 3 2 टाइम्स आया, बाहर निकलेगा तो 1 टाइम आएगा, और 3√2, तो 3 इज़ अ रैशनल नंबर, बट मल्टीप्लाई में कौन है, √2 है। √2 यानी कि 2 का स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आपका इरेशनल नंबर होता है, तो दिस नंबर इज इरेशनल। तो कहने का मतलब √18 इज इरेशनल। और भी काफ़ी नंबर्स है, डायरेक्टली देख के पता चल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 81 ये रैशनल है या इरेशनल, हम जानते हैं 9 का स्क्वायर होता है, इसका आंसर 9, इट्स अ रैशनल नंबर। ओके, अब इसके बाद जो एग्जाम्पल्स है वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बस एक जो लास्ट है मैं आइडेंटिटी वाला आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 जो आपका दे रखा है, विच इज़ योर 3 + √3 × 3 - √3। अब इसको सॉल्व करना है तो एक ऑप्शन ये है कि ईच एलिमेंट को हम ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, लाइक 3 का मल्टीप्लाई 3 से भी करें और 3 का मल्टीप्लाई √3 से भी करें, और इस √3 का मल्टीप्लाई 3 से भी और √3 से भी करें। तो वो कैसे होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 का मल्टीप्लाई √3 से -3√3, √3 का मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 3√3, और √3 का मल्टीप्लाई इससे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और √3 × √3 क्या होना चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। वेन एवर वी डू √4 × √4 तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, √4 का मतलब होता है 2, इस √4 का मतलब होता है 2, एट द एंड आंसर क्या आया 4। √4 को जब √4 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर 4 आया। इसी तरीके से √16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे √16 से तो क्या है, इसका मतलब 4, इसका मतलब 4, और एट द एंड आंसर क्या आया 16। तो डायरेक्टली जब इन दोनों स्टेप को देखते हैं, √16 × √16 इज 16। तो इसी तरीके से जब सेम नंबर के स्क्वायर रूट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, वेन एवर यू डू सिमिलर नंबर्स का स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका जो आंसर आता है आपका क्या आता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ है वही नंबर रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि
यहाँ क्वेश्चन है आपका रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट में सेम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आएगा। नहीं समझ में आता है तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? होल पावर 1/2, x की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, x की पावर 1/2 ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो इसके बाद रहेगा अब इसके बाद क्या आएगा? √3 इंटू √3 इज़ 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 3 √3 प्लस का 3 √3 सिमिलर नंबर है, माइनस प्लस एक साथ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 - 3 इज़ योर आंसर इज़ 6। ओके, ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका अल्टरनेट मेथड है 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो इसका मतलब क्या? इसका जो अल्टरनेट मेथड है वो मैं बता रही हूँ, 3 + √3 इंटू 3 - √3। मल्टीप्लाई करना है तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ √3, यहाँ √3। बस फ़र्क क्या है? यहाँ पर मिडल में प्लस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है ये a + b इंटू a - b। अब मुझे बताओ a की जगह पर क्या है और b की जगह पर क्या है? a की जगह पर बैठा है 3 और b की जगह पर कौन बैठा है? √3, बस साइन का फ़र्क आ रहा है। तो ये जो चीज़ होती है आपकी इक्वल होती है a² - b² के। तो डायरेक्टली हम a की जगह इस फॉर्मूला में हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? a² - b²। तो a² इज़ 3, b² √3, तो आंसर आ जाएगा 3² 9, √3²। जब भी रूट और स्क्वायर एक साथ आएंगे तो ऐसा मन में सोचना है कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है जब भी स्क्वायर रूट लिखा है इसका मतलब है होल पावर 1/2 और उसकी पावर वहाँ पर 2 दे रखी है। हम जानते हैं ये कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 हट जाता है और पावर 1 बचती है। तो यहाँ पर ये बचेगा आपका 3, 9 - 3 6। दोनों ही केसेस में आपके पास सिमिलर आंसर आते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वो भी कुछ इसी तरीके का है। उनको आपको आइडेंटिटीज़ लगा करके सॉल्व करना है और अगर आइडेंटिटीज़ नहीं लग रही है तो सिंपल मैथमेटिक्स से वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आती है 1.4, उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको सेल्फ ही करने रहेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब इसमें मैं डायरेक्ट आती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसे फर्स्ट दे रखा है 5/13। इसको डेसिमल एक्सपांशन में लिखना है, इसको आपको डिवाइड करना है, जो भी आंसर आ रहा है उसको लिखना है। तो जाहिर सी बात है डेसिमल में आंसर आएगा और बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है। तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। 5 को डिवाइड करना है 13 से, करो ये। 5 को डिवाइड करेंगे 13 से, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम यहाँ पे 1 बनाया, अगेन एक 0 लगेगा और ये क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दे रखा है 25/16। तो इन सबको सबसे पहले तो डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर जो भी आंसर आ रहा है उसको आपको बताना है कि किस टाइप का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। अब इसके बाद जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, यू नो दैट 1/7, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार, ऐसा कुछ नंबर दे रखा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7 एंड 6/7।
यहाँ से हमको 2/7, 3/7 इन सब के डेसिमल एक्सपांशंस लेकर के आने हैं। तो जिस तरीके से 1/7 का आया उसी तरीके से 2/7 का वैल्यू फाइंड करेंगे। वहाँ से हमको लिंक मिल जाएगा कि 3/7 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। अगर कोई डाउट है तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो पढ़ रहे हैं हम उसका पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मैंने छोड़ा था पार्ट 2 जिसमें बताया था कि डेड कॉर्क सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, उसको सेल का नाम क्यों दिया, सेल जो था वो लैटिन वर्ड था। उसके आगे के पॉइंट्स को क्लियर करते हैं हम। कंटिन्यू। इन्वेंशन ऑफ, डू यू नो में, इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास लेड द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो उन्होंने बना दिया रॉबर्ट हुक ने, प्रिमिटिव जो उनके लेवल का था। उसके बाद जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप बने उनमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना जो एक तरीका था वो सबसे अच्छा था। मतलब उसके बाद में जो डेवलपमेंट हुआ सेल की स्टडी को लेकर वो बहुत ही फास्ट था, अच्छा था। इन 1609 गैलीलियो परफेक्टेड द फर्स्ट डिवाइस नोन एज माइक्रोस्कोप। गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ईयर में उन्होंने एक परफेक्टेड एक माइक्रोस्कोप को फिक्स किया जो बहुत ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का था। कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय जेड जेनसेन एंड एच लेप्रेशी। उन्होंने और आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। वो कंपाउंड क्या होता है वो हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्कवरी टू द सेल, मैंने बताया था लास्ट क्लास में पार्ट 2 में कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने सब बता दिया कि ऐसा शॉर्ट में बताया डेड कॉर्क सेल उन्होंने स्टडी की। उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ में डेवलपमेंट होता ही और आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ ईयर में और आगे क्लियरेंस दिया सेल को लेकर, कुछ और अपनी इन्फॉर्मेशन दी, उसको हम पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने कब दिया? 1665। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड सेल इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑल्सो कॉइंड द टर्म सेल। एक तो उन्होंने कुछ सेल देखी, कुछ वो हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर देखा जिसका उन्होंने क्या नाम दिया? टर्म सेल दिया। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ये कब आए? 1674। इसके बाद लाइन से ही जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए ईयर में उनके पीछे उनके नाम जुड़ते गए। ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, थोड़ा और एडवांस माइक्रोस्कोप ले लिया और उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी बैक्टीरिया, स्पर्म्स, एग सेल, यूग्लिना एंड रेड ब्लड सेल ऑफ एनिमल्स अंडर हिज माइक्रोस्कोप। उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने किया सेल को डिस्कवर। हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, ये नॉर्मल बात है। पर अगर वहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया और वहाँ पे अगर आप रॉबर्ट हुक टिक करते हो तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि लिविंग सेल को उन्होंने डिस्कवर नहीं किया, उन्होंने डेड सेल को किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल को डिस्कवर किया तो वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इनमें से आप कौन कौन सी सेल को जानते हो? उन्होंने बताया कि वो वाटर ड्रॉपलेट, पॉन्ड, तालाब का जो पानी था उसमें से उन्होंने लिविंग सेल को निकाला। ही वॉज द मतलब स्टडी किया। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया सेल जो कि लिविंग होती है, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। स्पर्म्स, ये जो सेल है वो, ये दोनों सेल जो है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल। इन दोनों सेल में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करके पूरा का पूरा फॉर्मेशन करवा सके। तो ये दोनों रिप्रोडक्टिव सेल है। रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन, जो अपने जैसा एक और बना सकता है ऑर्गेनिज्म और लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रख सकता है। यूग्लिना एंड रेड ब्लड सेल, यूग्लिना पता ही आपको, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। एंड रेड ब्लड सेल, आरबीसी, जो हमारे ब्लड में होती है, जिनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बताया कि ये सब जो है वो क्या है? लिविंग सेल है। रॉबर्ट हुक ने डेड को निकाला, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं रॉबर्ट ब्राउन, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पता ही है, किसी भी सेल के अंदर सेंटर पॉइंट जो होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, बीच में केंद्रक जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये किसने निकाला? रॉबर्ट ब्राउन। आप याद रखना, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल, ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। हो जाना चाहिए याद ये अभी इसी वक्त।
न्यूक्लियस इन द सेल, ही फर्स्ट टू ऑल ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्किड रूट। ऑर्चिड रूट जो होता है वो एक प्लांट है जिसकी रूट में उन्होंने न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया या स्टडी किया या फाइंड आउट किया। J.E. Perkinse 1839, Perkinse gave the name protoplasm to the jelly-like fluid of the cell। उन्होंने हर चीज़ में एक लिक्विड पोर्शन होता है, क्योंकि सेल क्या है, लिविंग थिंग है, यानी एक बेसिक यूनिट है लाइफ को कंटिन्यू बनाने की। तो उस सेल के अंदर बीच में एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, पता है आपको, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। उसी तरह से सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, पानी जैसा पदार्थ, लिक्विड सब्सटेंस, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये भी आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो अभी सुन लो ना। जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर एक ऐसा लिक्विड पोर्शन होता है अलग से जिसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना सकता है, तो वो होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, उसको यहाँ पे नाम दिया परकिंसे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म, आप पी से याद रखना कि परकिंसे नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो यहाँ लिखा है जेली लाइक फ्लूइड इन द सेल। फ्लूइड दैट मीन्स लिक्विड, जेली तो आपको पता ही है, ऐसा लिक्विड जो जेली के जैसा हो और जिसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना सके। नेक्स्ट, हक्सले साइंटिस्ट है, ये नाम है उनका, ये सरनेम हो। 1868 में डिस्क्राइब किया उन्होंने कि प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको पहले से बता दी इंट्रो के लिए। तो प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है, तो मैंने आपको बताया कि वो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म बना सकता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव मटेरियल या प्रोटोप्लाज्म। तो इन्होंने तो ये बताया कि प्रोटोप्लाज्म जैसी कुछ चीज़ होती है जो जेली जैसी होती है, बट आगे जो हक्सले आए 1868 में 39 के बाद, उन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बेसिक लाइफ होती है, यानी लाइफ को ओरिजिन करने की उनमें एबिलिटी होती है, किसमें, प्रोटोप्लाज्म में। J.M. श्लीडन एंड थियोडर श्वान, आप याद रखो, श्लीडन एंड श्वान, श्लीडन एंड श्वान, ये दोनों साइंटिस्ट आए, दोनों ने एक साथ स्टडी किया सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल एंड प्रपोज्ड सेल थ्योरी। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल और टिश्यू दोनों की स्टडी की। अभी तक क्या सुना आपने, सेल सेल सेल, अब आ गया टिश्यू। टिश्यू किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल, जब एक सेल से ज़्यादा सेल हो जाते हैं, जब सेल का बंच या ग्रुप बन जाता है तो टिश्यू बनने लगता है। तो उस टिश्यू की स्टडी उन्होंने की, प्लांट्स और एनिमल, और उन्होंने उस पूरी जो कंसेप्ट उनके निकाले या पॉइंट्स बोल सकते हैं, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स में सेल को एक्सप्लेन किया, तो हम उसको बोल सकते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या थी, समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैं पूछ सकती हूँ कि श्लीडन एंड श्वान की सेल थ्योरी में क्या चीज़ थी। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत ही ईजी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। कुछ लर्न करने जैसा नहीं, ये समझने की बात है कि उन्होंने ये बताया सबसे बेसिक बात कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बनी होती है। एंड देयर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट यानी वही उसका आगे का जो कंटिन्यूटी लाइफ में जो दूसरे ऑर्गेनिज्म उसके जैसे बनते हैं वो। सेकेंड पॉइंट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो कौन सी, सेल जो यूनिट होती है उसकी वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल। स्ट्रक्चरल जो उसको एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है, देती है, प्रोवाइड करवाती है, और दूसरा फंक्शनल जो कि उसके कार्य को डिसाइड करती है, फंक्शन को डिसाइड करती है। फर्स्ट, सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सेकेंड, कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। थर्ड पॉइंट, ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर बेसिक स्टडी की जाए तो हर एक ऑर्गेनिज्म जब शुरू होता है बनना, बिगनिंग जब होती है किसी ऑर्गेनिज्म के बनने की, तो उस टाइम पे वो सबसे पहले जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो सब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग सिमिलर होता है। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर। ये सेल थ्योरी में आपको मेनली 3 पॉइंट्स लर्न करने। पुराना जो बुक का एडिशन था लास्ट ईयर आपके सीनियर का, उसमें और ज़्यादा पॉइंट्स है, और अच्छे से समझना हो तो वो रखना, बाकी ये 3 पॉइंट सफिशिएंट है। रुडोल्फ वर्च्यो 1855, he contributed to cell theory by saying cells arises from pre-existing cells. This statement is now an integral part of the cell theory. He popularized the concept omnicellula acellula.
यानी बता देती हूँ, पहले एक एक करके लेते हैं। उन्होंने ये जो बाद में जो साइंटिस्ट है श्लीडन और श्वान के बाद यानी सेल थ्योरी के बाद, उन्होंने बताया कि उन्होंने सेल थ्योरी में कुछ और कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब उन्होंने कुछ और पॉइंट्स अपने समझे, उन्होंने स्टडी कर ली, फिर उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को भी सेल थ्योरी में आप डाल सकते हो क्योंकि ये भी सेल के बारे में है। तो उन्होंने ये बताया कि सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आप चाहो तो ये पॉइंट बना लो कि ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक लाइन बोली, सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ये कि किसी भी सेल को बनने के लिए पहले से प्रेजेंट सेल का होना ज़रूरी है, मतलब अपने आप सेल नहीं बनेगी। सेल को बनने के लिए पहले 2 सेल या 1 सेल का होना ज़रूरी है। एक अमीबा होगा तो दूसरे 2 अमीबा बनेंगे, अमीबा ही नहीं होगा तो अमीबा नहीं आ सकता, मतलब पहले 1 सेल का होना ज़रूरी है। अगर 1 सेल होगी तो उससे 2 से 4 बनती जाएगी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स ऑटोमेटिक नहीं बनती, उनके लिए पहले से कोई सेल का होना ज़रूरी है। दिस स्टेटमेंट इज़ नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस थ्योरी। अब इसको इस थ्योरी में ऐड कर दिया है। इसका मीनिंग है कि उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड लाइन दे रखी है, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला। ये मतलब उनकी लैंग्वेज में था कि उन्होंने शॉर्ट में बताया कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल। आपको ये लाइन याद नहीं रहती तो ये उन्होंने बताया कि सारी सेल से ही बनती है। आगे मैं कंटिन्यू करूँगी आपको नेक्स्ट साइंटिस्ट का, यहाँ तक आप समझ लो और इसको अच्छे से पॉइंट आउट बना के लिखना कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया। बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बनाओ ताकि आपको इजीली समझ में आए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें मैंने आप लोग को बताया था, मैंने पहले ही कहा था कि इस स्टोरी के अंदर हम पालमपुर की जो फार्मिंग सिचुएशंस है वहाँ की, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैंने उसी के बारे में आपको बताया था किस प्रकार वहाँ के लोग खेती करते हैं, खेती करने के अलावा और कौन से अलग अलग टाइप्स के बिजनेस करते हैं। डेयरी फार्मिंग है, उसके अलावा मार्केट्स में जाकर अपना जो प्रोडक्शन हुआ है उन्होंने क्या क्या उत्पादन किया उसको जाके वो बेचते करते हैं। यानी कि फार्मिंग के साथ साथ वो दूसरा बिजनेस भी करते हैं। फार्मिंग उनका सबसे मेन बिजनेस क्या है, फार्मिंग है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि एक ही काम से उनकी पूरी जो डेली रूटीन की जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो पाती, तो साथ ही साथ वह दूसरे काम भी करते रहते हैं। अब हम जो एडिशनल एक्टिविटीज़ दे रखी थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कुछ डेटा दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। ये आपको ईयर और कितने मिलियन हेक्टेयर आप कल्टिवेटेड हुआ था और कितनी उसकी ग्रोथ होती गई, धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, उसके बारे में दे रखा है। द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन इन मिलियन हेक्टेयर इन इंडिया सिंस 1950 to 51, 2014 to 15। कहाँ से कहाँ दे रखा है, 51 से लगाकर 2014-50 तक। अब आप खुद देख सकते हो कि इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ नहीं हुआ है, कहीं पर भी कम नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ 156 दे रखा है, लेकिन लास्ट टाइम कितना था 129 और एंड आते आते यहाँ पर 155, लेकिन इतना कम भी नहीं हुआ। 1-2% कभी बारिश की वजह से भी हो सकता है कि कम ज़्यादा हो जाता है। इसका एक नेक्स्ट पेज पे आपको ग्राफ दे रखा है जो आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो, और ये सबको पता चलता है कि कैसे दे रखा है। इसमें क्लियरली लिख रखा है इधर कितने हेक्टेयर है और यहाँ पर ईयर्स दे रखा है। तो ऑलमोस्ट अपन ने पीछे देखा था 156 है, यहाँ पर जो इन्होंने ले रखा है सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, इसमें 156 की ये लाइन पूरी आ रही है। तो इसमें अपनी ये क्लियर हो जाता है कि जो भी फार्मिंग वो लोग कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे उनके इंक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता ही गया है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये दे रखे हैं ये बताने के लिए, हाउ कैन वी इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन विद इन द सेम लैंड एरिया, यानी कि एक ही समान भूमि के ऊपर आप किस प्रकार से अपना जो क्रॉप यानी कि जो फसलें उत्पादित कर रहे हो उसके प्रोडक्शन को आप कैसे बढ़ा सकते हो। एज वी नो, हम सब जानते हैं, वी कैन नॉट स्ट्रेच द लैंड एंड हेंस इट becomes necessary to think over the ways to increase the production of cereals within the same land area to meet the demand of growing population। अब यहाँ पर क्या रहेगा, वी कैन नॉट स्ट्रेच। स्ट्रेच का मीन्स क्या होता है, खींचना। हम जमीन को खींच के बड़ा नहीं कर सकते कि आपको ज़्यादा आवश्यकता है ज़मीन की तो आपने ज़्यादा कर दिया, कम है तो कम कर दिया। एंड हेंस इसलिए इट बिकम्स नेसेसरी, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है टू थिंक ओवर द वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। कुछ यहाँ पर आपको तरीके दे रखे हैं जिसके कारण से
हम सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि लोगों की डिमांड्स कितनी है, डिमांड के ऊपर हम ग्रोइंग करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाए बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, लोग उसको खरीदते नहीं, तो आप लोग देखते हो मार्केट में वो चीज़ बहुत सस्ती हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ की कमी होती है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, यानी कि उसकी रेट बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को जिस चीज़ का उत्पादन करना है उसके लिए डिमांड कितनी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। Here are some methods to grow more cereals from the same land। अब यहाँ पर दे रखा है कुछ मेथड्स दे रखे, कुछ टेक्निक्स दे रखी है जिसके थ्रू हम उसी भूमि के ऊपर, उसी लैंड के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है बाय इंक्रीजिंग लैंड अंडर इरिगेशन, यानी कि भूमि में वृद्धि करना। अब जैसे बारिश होती है तो कभी कभी आप लोगों ने कभी छोटे छोटे जो पॉइंट्स आते हैं ज्योग्राफी के अंदर, भूमि का कटाव हो जाता है, यानी कि कुछ भूमि में से मिट्टी बह के चली जाती है और वो भूमि कुछ काम की नहीं रहती है। तो यहाँ पर क्या देखा है, इरिगेशन के थ्रू, यानी कि सिंचाई के द्वारा भूमि में अपने को क्या करना है, वृद्धि करना है। यानी कि आपकी लैंड की जो साइज है वो बड़ी नहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसी टेक्निक्स आती है जिसमें आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। About 60% cultivated land of India still depends on rain from irrigation point of view। हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मिंग होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेन के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिया था, हमारे यहाँ पर इरिगेशन के जो दूसरे टेक्निक्स चल रहे हैं अभी भी इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं, शहरों में हो गए लेकिन गाँव में इतने डेवलप्ड नहीं हुए हैं। तो लोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रेन के ऊपर डिपेंड। अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल बहुत अच्छी होती है, बारिश अच्छी नहीं होती तो फसल भी अच्छी नहीं होती है। In this land only single crop is grown and the production is also low। अब ऐसे में क्या होता है, अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो उस जमीन के ऊपर पूरे साल भर में आप एक ही फसल का उत्पादन कर सकते हो। और क्या देख रहा है, प्रोडक्शन इज ऑल्सो लो, तो जो आपका उत्पादन हो रहा वो क्या होगा, कम होगा। इन केस ऑफ लो मानसून और मानसून, अब जैसे अभी इस साल में बारिश बहुत कम आ रही, जहाँ पे आती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है और नहीं आती वहाँ पर नहीं आती। इन केस ऑफ लो मानसून द सिंगल क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन प्रॉपरली। और एक ही मानसून आता है तो उसकी वजह से एक सिंगल क्रॉप यानी कि एक ही फसल का अपन उत्पादन कर सकते हैं और वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। बाय इंक्रीजिंग द लैंड मास अंडर इरिगेशन, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन के थ्रू भूमि में वृद्धि करनी पड़ेगी। वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप फ्रॉम द एरिया एंड देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज। इसके थ्रू हम लोग अच्छी तरह की फसल और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि एक ही खेत में एक साल में 2 या 3 फसलें करना। जैसे अपने पहले स्टार्टिंग लेसन में आ गया था, पालमपुर के लोग किस प्रकार से अलग अलग महीनों में अलग अलग प्रकार का फार्मिंग करते थे। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या दे रखा है, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, टू ग्रो more than 1 crop on a piece of land during the year is known as a multiple cropping। usually 2 crops are grown in irrigated area। यानी क्या दे रखा है, सामान्यतः एक ही एरिया के ऊपर आपको 2 या उससे ज़्यादा फसलें उत्पादित करनी है। बट सम एडवांस्ड एंड लेबरियस फार्मर्स ग्रो 3 crops इन अ ईयर। लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनके पास अच्छी टेक्निक्स होती है, अच्छे लेबर्स होते हैं, तो वो साल भर में 3 crops भी कर लेते हैं। Here, in case of Palampur, farmers grow wheat, barley, December, April, जवार बाजरा, जुलाई, सितंबर एंड पोटैटोज अक्टूबर एंड दिसंबर। यानी कि पालमपुर के जो लोग हैं वो एक साल में 3 फसलें उत्पादित कर देते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बाय यूजिंग HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, यानी कि उच्च स्तरीय। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का मतलब होता है उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, इनका यूज़ करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। HYV आर हाई यील्डिंग वेराइटीज, अंडरलाइन कर देना इस लाइन को। सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, दिस वेराइटीज प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन फ्रॉम अ सिंगल प्लांट इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल वेराइटीज़। क्या दे रखा है, ट्रेडिशनल वेराइटीज़। ट्रेडिशनल का मीन्स क्या होता है, परंपरागत रूप से जो अपन फार्मिंग करते आ रहे हैं उसके बजाय अगर हम HYV टाइप्स के
सीड्स लेते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा। Hence farmers can grow more crops from their land by using this HYV, यानी कि फार्मर्स ज़्यादा उत्पादन करने के लिए, मोर क्रॉप्स यानी कि ज़्यादा उत्पादन करने के लिए अपनी ज़मीन पर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जो सीड्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग भी यही करने लग जाएं तो हमारा जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। HYV were introduced in India in the late 1960 and as a result the Green Revolution occurred in India. ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने आपको पहले ग्लोसरी वर्ड में भी बताया था। ग्रीन रिवोल्यूशन का मीन्स होता है हरित क्रांति। ये जब अपने भारत में स्टार्ट हुई थी उस समय भारत में गेहूं और चावल का जो प्रोडक्शन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी और उसके बाद से ही हमारे इंडिया में और ज़्यादा उत्पादन होने लग गया था। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है, बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के मेथड दे रखे हैं जिनका यूज़ करके भी हम हमारा प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फार्मर्स कैन इंक्रीज देयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन प्लेस ऑफ ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। अब यहाँ पर भी यही दे रखा है कि हम लोग जो पुराने मेथड यूज़ करते थे फार्मिंग करने के लिए उसकी जगह पर अगर हम नए पुराने जो टूल्स और यूज़ लेते थे, पुरानी मशीन्स यूज़ में लेते थे, पुराने इरिगेशंस के जो तरीके यूज़ में लेते थे, उनकी बजाय अगर हम नया कुछ ऐड कर दे तो हमारा जो फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। Among these modern methods of farming are modern irrigation facilities, use of nutrients, fertilizer and insecticides, फार्म मशीन्स एंड HYV सीड्स। अब क्या दे रखा है इसमें, कौन कौन से मॉडर्न फैसिलिटीज इरिगेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मीन्स होता है पोषण तत्व जिससे मिले अपने को। फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स का मीन्स होता है जो कीटनाशक आप जो अलग अलग टाइप्स की खाद यूज़ में लेते हो वो। फार्म मशीन्स, जो भी पहले तो अपने कल जो वीडियो देखा था उसमें मैंने बताया था कि पहले लोग कैसे खेतों पर जाकर काम करते थे कि उनको वहाँ से काम मिल जाता था, लेकिन अब आप देखते हो ना गेहूँ निकालने के लिए भी थ्रेशर मशीन आती है। उसी प्रकार से ऐसे बहुत अलग अलग टाइप की मशीन्स आ गई है, तो उन मशीन्स का यूज़ करके और साथ में HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की सीड्स का यूज़ करके भी हम अपने फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to use 4 modern farming methods in India। यानी कि सबसे पहले इनको यूज़ में किसने लिया था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसीलिए वहाँ पर फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो स्टेट हमेशा टॉप पर रहते हैं। अब दे रखे हैं पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, यानी कि आप जो ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो ऊपर दे रखे हैं यहाँ से अंडरलाइन कर देना आप। फार्मिंग आर मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज यूज न्यूट्रिशंस फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स फार्म मशीन एंड HYV सीड्स। इनको आप अंडरलाइन कर देना, पीछे इसका क्वेश्चंस भी आएगा। अब इन सबको यूज करने के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई, कोई भी पॉइंट होते हैं उसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। यहाँ पर आपको पॉजिटिव दे रखे हैं, नीचे अपन पढ़ेंगे तो उसमें नेगेटिव इफेक्ट भी आएंगे। Following data display the increase of production of pulses and wheat after the Green Revolution in India when the use of modern farming method began। अब मैंने आपको पहले एक टेबल पहले बताई थी, अब ये नेक्स्ट टेबल दे रखी है। इसमें 1965-66 से लगाकर 2017-18 तक का डेटा दे रखा था, कितने पहले पल्सेस का प्रोडक्शन होता था और कितना व्हीट का प्रोडक्शन, और यहाँ पर 10% होता था और लास्ट में आते आते पल्सेस का प्रोडक्शन कितना हो गया, 24% हो गया, और व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो 97। ये इतना इंक्रीज जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, ग्रीन रिवोल्यूशंस की वजह से हुआ है, हरित क्रांति की वजह से हुआ है, क्योंकि उसके ग्रीन रिवोल्यूशंस के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिल गई थी और हमने इनका यूज़ किया था, इससे इतने पॉजिटिव इफेक्ट इसके आए हैं। The above data shows that the production of pulses and wheat has considerably been increased by use modern farming method. However, it is clear that the increase of production of pulses not so much as is in case of wheat। यानी कि इस टेबल से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि हमने जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की है
उससे हमारे फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है वो कितना ज़्यादा हो गया है। अब इसका एक पॉइंट और देखते हैं अपन। लास्ट पॉइंट दे रखा है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब आपको पॉजिटिव इफेक्ट तो मिल गए, यानी कि अच्छे परिणाम तो मिले हैं, लेकिन उसके कुछ न कुछ नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने हैं। In fact, that the use of modern farming methods has increased the problems of Indian farmers. Problem can be summarized as। अब इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स भी आपके 4-5 पॉइंट हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि अब इसकी नेगेटिविटी क्या है और इसके बारे में समझेंगे। थैंक यू।